देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। तो इंक्रीमेंट हमने पढ़ा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था। इंक्रीमेंट हमारा होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट हमारा होता है माइनस माइनस। तो दोनों करते क्या है, प्लस प्लस जो होता है वो वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, डिक्रीमेंट माइनस माइनस से एक वैल्यू को घटा देता है। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। तो प्री इंक्रीमेंट, तो जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंट लिया, इंट ए, ठीक है, और ए को हमेशा की तरह 5 रख लेते हैं। अब मैं करता हूँ ए प्लस प्लस, इससे क्या होता था, ए की वैल्यू बढ़ के 1 बढ़ जाएगी, ए बढ़ के 6 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ इसको प्लस प्लस ए तो भी एक बात है, ठीक है। ए प्लस प्लस लिखूँ या प्लस प्लस ए लिखूँ, दोनों एक ही चीज़ करेंगे, ए को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये भी हमारा इंक्रीमेंट है, ये भी हमारा इंक्रीमेंट है, दोनों का काम एक ही है, 1 से वैल्यू बढ़ाना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ाना बाद में हो रहा है, बाद में यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ाना पहले हो रहा है, ये देखो, फिर बाद में, तो इसमें प्री इंक्रीमेंट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का काम सेम होता है, दोनों एक एक से वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इनके ऊपर। तो अभी देखा जाए तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसमें 5 रखूँगा तो ये भी इसको 1 से बढ़ा के 6 कर देगा, ये यहाँ पे भी 6 को 1 से बढ़ा के 7 कर देगा। तो डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पर। पहले मैंने इंट ए लिया इक्वल टू 5, सी आउट ए प्लस प्लस, तो यहाँ से क्या सी आउट होगा, क्या आउटपुट आएगा। जब मैं सी आउट ए प्लस प्लस करूँगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इंट इज इक्वल टू 5 है। इसके बाद अगर मैं सी आउट करता हूँ ए प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी बाद में बढ़ाना है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इवैल्यूएशन देन इंक्रीज, और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीज देन इवैल्यूएशन। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले इवैल्यूएशन होगा फिर इंक्रीज होगा, तो यानी पहले वैल्यू आएगी उसके बाद वो बढ़ जाएगी। तो ए 5 था, पहले 5 आ गया, सी आउट हो गया, अब बढ़ के 6 हो गया। तो पहले सी आउट 5 हो जाएगा, फिर वो बढ़ के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सी आउट, इसी के बाद प्लस प्लस ए, तो ए अब 6 हो चुका है, यहाँ से बढ़ के पहले 5 प्रिंट होता, बढ़ के 6 हो गया। अब ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीज फिर इवैल्यूएशन, तो 6 से पहले बढ़ के 7 होगा, फिर वैल्यू आके 7 आगे प्रिंट हो जाएगी, तो इसका आउटपुट आएगा 7। तो फर्क आया, 5 जब डाला इसमें तो यहाँ 5 ही आया, लेकिन यहाँ जब 6 डाला तो बढ़ के 7 आया। क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट बढ़ाता बाद में, पहले वैल्यू यूज़ कर लेता है, और प्री इंक्रीमेंट बढ़ाता पहले है फिर वैल्यू यूज़ करता है। तो इसने बढ़ाया नहीं, पहले यूज़ करके 5 दे दिया और फिर बढ़ा के 6 कर दिया। इसने पहले 6 से बढ़ा के 7 कर दिया और फिर 7 उसने प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। ये तो ईजी है, ये तो आप एक बार भी समझ गए होंगे। इसके बाद एक इसका टिपिकल केस आता है, रेयर भी है, जो सी आउट ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए। ये आज तक एक ही बार आया है पूरे मतलब बोर्ड की हिस्ट्री में, दिल्ली के केस में स्पेशली एक ही बार आया है, 2010 में या 2012 में आया था ये, उसके बाद नहीं आया। तो आ भी सकता है नहीं भी, तो आपको ये सीखना तो पड़ेगा ही, और आपका बुक में भी है तो देख लो। अगला है सी आउट ए प्लस प्लस ए और प्लस प्लस ए। इस केस में क्या होगा, नॉर्मली देखा जाए ए अब 7 हो चुका है, यहाँ से बढ़ के 7 हो गया था, ठीक है। यहाँ मैं छोटा सा लिख लेता हूँ कि ये भी 7 चल रहा है, ए 7 चल रहा है। होना क्या चाहिए, पहले यहाँ आया ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस में क्या होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा, पहले वैल्यू हो गई, अच्छा 7 वैल्यू थी, ठीक है, अभी 7 से बढ़ के 8 हो गया, 8, यहाँ तो नॉर्मली 8 ही आना है क्योंकि ये वैल्यू ही है 8, ठीक है। प्लस प्लस ए में क्या होना चाहिए, पहले बढ़ेगा फिर वैल्यू आएगी, तो पहले बढ़ के 9 हो गया और फिर इसकी वैल्यू आ गई, तो इसका आउटपुट ही होना चाहिए 7 8 9, जब ए की वैल्यू 7 थी, लेकिन ये गलत है। हम यही लिख के आते हैं और यही गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, इसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। जब एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है तो उसकी जो अप्रोच होती है वो चलती है राइट टू लेफ्ट। हम उसको लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते, हम उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं।
अब देखते हैं क्यों राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। हम इसको पहले राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। ये हमारा 7 था। अब ए की वैल्यू 7 के लिए हमने क्या करा, राइट से आना चालू करा। ये हमारा गलत वाला है, मैं ठीक वाला इसके नीचे लिखूंगा प्लस प्लस ए, ठीक है। 7 के लिए प्लस प्लस ए आएगा तो क्या आउटपुट आएगा, पहले बढ़ेगा फिर वैल्यू आएगी। 7 से बढ़ के 8 हुआ, वैल्यू हो गई 8, वैल्यू हो गई 8, ठीक है। 8 आ गई। अब आगे राइट टू लेफ्ट चल रहे, इस पे आए, ये तो नॉर्मली प्रिंट ही करेगा 8, ठीक है। राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, इस पे आए, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या थी 8, पहले प्रिंट फिर प्लस प्लस, क्योंकि पोस्ट है ना, पहले वैल्यूएशन फिर प्लस, तो 8 फिर ये 9 होगा, तो ये 8 हो गया और अब ए की वैल्यू 9 होगी। तो ये है हमारा करेक्ट आउटपुट 8 8 8, ठीक है। तो पेपर में ये मुश्किल ही आएगा, बट आ जाए तो ये वाला आंसर आपका ठीक है। तो इसमें मेन हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब भी एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल आ जाए तो हमारी अप्रोच राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाने की जगह, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ दे रखा है हमें, ए इज गोल्स टू 10 है, इफ ए प्लस प्लस इज गोल्स टू 11 सी आउट यस। तो हमें बताने का यस आएगा या नहीं आएगा। तो ए हमारा 10 था, ठीक है, 10 प्लस प्लस इज गोल्स टू 11। तो ए प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू आ जाएगी फिर बढ़ेगा। तो पहले 10 आ गया, 10 से कंपेयर करा 11 को, बराबर तो नहीं थे, तो सी आउट यस नहीं आया, ठीक है। इवेल्यूएशन तो हो गया 10 आके, अब वो 11 भी हो चुका है, बढ़ गया, बाद में बढ़ गए, अब 11 हो गया, ठीक है। यहाँ आया इफ प्लस प्लस इज गोल्स टू 12, 11 से पहले बढ़ेगा फिर वैल्यू आएगी, तो पहले ये बढ़ा, 11 से बढ़ के 12 हो गया, फिर 12 इज गोल्स टू 12 चेक हुआ, ठीक है, हो गया यस, ठीक है। तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसे वर्क करता है। इसके बाद ए इज गोल्स टू ए प्लस प्लस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। ये सारा आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले इस स्टेटमेंट की इवैल्यूएशन करके इसमें आएगी, तो इस स्टेटमेंट के लिए अभी मल्टीपल किए तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट चले, ए प्लस प्लस 12 आएगा फिर प्लस होगा, 12 आ गया और बढ़ के वो 13 हो गया, और वो 13 अब राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, इसकी बारी खत्म, अब इस पे 13 हो चुका है, ये 13 आ गया, और ये दोनों प्लस होने, ये प्लस होके हमारा ए हो गया 25। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस हमारा ए इज गोल्स टू ए प्लस 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 ए। इस केस में कैसे चलेंगे, सेम चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए तो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलते हैं। अब ए हमारा 25 हो चुका है, तो पहले बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, पहले बढ़ेगा फिर वैल्यू आएगी, तो 25 का बढ़ गया, पहले 26 हुआ फिर वैल्यू आई, 26 आ गया, और 26 हो गया, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो 26 से आ गया, और देन प्लस, अभी दोनों प्लस हो जाएंगे और हमारा ए कितना हो जाएगा 52। तो इस टाइप के आ सकते हैं, इसके आने के थोड़े चांसेस हैं, और जो लास्ट वाला है इसके काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी है। तो इसके अंदर आपको 4 टर्म दे रखी हैं और चारों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको। तो एक सी है हमारा, ए कितना हो चुका था 52 हो चुका था, ठीक है। तो सी है हमारा ए प्लस 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 ए। मैं एक गैप पे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा वो वाला प्लस है और कौन सा इंक्रीमेंट वाला प्लस है। प्लस 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 ए अगेन प्लस ए, ठीक है। तो ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 और 4 टर्म। अब क्या होगा, हमारी अप्रोच सेम रहेगी क्योंकि मल्टीपल का है, तो अप्रोच रहेगी हमारी लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। तो हम राइट टू लेफ्ट चले, लेफ्ट टू राइट लिखते टाइम रहती है, हम जब इवेल्युएट करते हैं राइट टू लेफ्ट रहेगी, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 52, ए देखा कितनी आएगी वैल्यू 52, क्योंकि यहाँ तो ऐसे डिज़ाइन है, इस पे प्लस प्लस ए, पहले बढ़ेगी फिर वैल्यू आएगी, तो 52 से बढ़ के 53 हो गई और फिर वैल्यू आ गई 53 आगे प्लस प्लस ए, 53 से बढ़ के 54 होगी फिर वैल्यू आएगी 54, ठीक है। ए प्लस प्लस पहले वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा, तो 54 वैल्यू आ गई और अब वो बढ़ के 55 हो गया। तो अगर मैं देखूँ ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, अगर मैं सी आउट ए करूँ, मैं सी आउट ए करा रहा हूँ एक बार और एक बार मैं सी आउट सी करा रहा हूँ कि ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है और सी की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है। अब अगर हम ए की वैल्यू देखेंगे, ए कितना हो चुका है 54 से बढ़ के 55 हो चुका है, ए की वैल्यू आ गई हमारी 55। या फिर अगर हम आउटपुट देखें तो सिर्फ जस्ट 55। सी आउट सी की वैल्यू कितनी है, ये सारे प्लस हो जाएंगे हमारे, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 113, ठीक है। तो इतना टफ मुश्किल ही चांसेस हैं, लेकिन मैंने एक बार सिंपल पेपर में देखा है, ये सीबीएसई के सिंपल पेपर में इतना टफ तो नहीं है, लेंथी है और अप्रोच तो सेम ही है, राइट टू लेफ्ट जाओ,
अगर प्री है तो पहले बढ़ा के डाल दो, पोस्ट है तो बढ़ा के फिर वैल्यू डालो। तो ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि इसको बुक में हम इग्नोर कर देते हैं और स्कूल में भी ये जनरली पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए आप इसको देख लेते। और इसमें से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का है, 2 नंबर का आएगा, ऐसा नहीं तो जैसे ऊपर दे रखे Cout A++ या इफ़ वाला, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट खत्म हो चुका है। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? पेपर में डायरेक्ट नहीं आता कभी। फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या, ये आपका प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती तो फिर C++ क्यों ले रहे हो, फेल हो जाओ जाके, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल देखते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ एल्स इफ। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लो क्या है और ये कंट्रोल क्या है। तो हम कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में हो, पाइथन में हो, जावा में हो, सी में हो, C++ में हो, तो वो उसको पहले कंपाइलर आके रीड करता है, इंटरप्रेटर रीड करता है, और रीड करते वक्त वो कैसे रीड करता है? ऊपर से नीचे, लाइन बाय लाइन उसको रीड करता जाता है। हमने अभी तक जितने प्रोग्राम लिखे वो सारे लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन हेडर फाइल इंक्लूड हुई, लाइन बाय लाइन। तो इस फ्लो को, जो एक कंट्रोल है, इसको फ्लो को चेंज करना है हमें, मैनिपुलेट करना है हमें। क्या हम कर सकते हैं कि ज़रूरी है कि एक एक लाइन चलेगी, ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है, वो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल में आता है। तो पहली आती है हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट नाम से क्लियर है, ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ सिलेक्शन करे, कुछ सिलेक्शन करने के बाद आगे बढ़े, ठीक है, उनके पास कुछ चॉइसेस हो, उनमें से वो कुछ सिलेक्ट करके आगे बढ़े, तो ये हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में पहली है इफ़ कंडीशन आपकी कैसे चलती है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इफ़, मैं इसके अंदर कुछ कंडीशन लिखूंगा और फिर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है, ये नॉर्मल आपका किसी कोड के बीच में है। तो ये कैसे चलेगा? इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंपैरिजन हो सकता है, जैसे हमने लॉजिकल में करा था, ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है, अगर वो सही है, वो ट्रू है, तो जो इफ़ के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है ये सारा कोड रन होगा। और अगर इसके अंदर जो लिखा है वो गलत है तो स्किप होगा, ये तो आपको आता ही होगा, इफ़ 11th क्लास में बहुत पढ़ा है। तो ये अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये स्किप हो जाएगा। इफ़ के अंदर अगर मैं लिखता हूँ A>5 और हमारा सीन ए करा रखा है हमने ऊपर, ए की वैल्यू अगर कोई 10 डालता है तो A>5 तो ये चलेगा बिल्कुल। मैं यहाँ पर Cout करा देता हूँ ऊपर, हाँ बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर Cout हो जाएगा। क्यों? ये ट्रू था तो ये चला, अगर ये फॉल्स होता तो ये चलता नहीं है, सीधा यहाँ से यहाँ आ जाता, ठीक है। इफ़ का एग्जांपल कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जिससे आपको ये सारे केसेस समझ आ जाएंगे। जैसे मम्मी आके पूछती है फॉर एग्जांपल कि आलू गाजर बनिए खानी है, अगर खानी है तो ठीक है, नहीं खानी तो भाड़ में जा, ठीक है, कुछ नहीं है उसके बाद। तो उस केस के लिए हमारे पास आता है एक एल्स का केस। तो ऐसा मम्मी बहुत कम करती है कि अगर कुछ खाना है, अगर नहीं खाना है तो मम्मी ऐसा बहुत कम करती है कि तू भाड़ में जा। ऐसा सिर्फ जब भी होता है जब सीरियल में मम्मी का जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसके 10 बार स्लो मोशन में चाटा पड़ चुका होता है, ठीक है। तो सेकंड केस इसका क्या है? सेकंड केस क्या है? ये अगर ये नहीं है तो ये, ठीक है, अगर आलू गाजर की सब्जी नहीं खानी, चल ठीक है फिर टिंडे बना लेती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आता है एल्स का केस। एल्स के अंदर क्या है? अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा, अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। A>5, ए 10 डाला, ये चल गया, ठीक है, एल्स नहीं चलेगा। अगर ए हमने डाला 4 नहीं है तो ये ना चल के एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स में भी कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं लिख दिया Cout नहीं, ठीक है। ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज हो गया। नॉर्मली देखा जाता तो लाइन बाय लाइन चलता, अब क्या हो रहा है, वो यहाँ पर आके चेक कर रहा है, चेक करने के बाद उसको सिलेक्शन कर रहा है कि उसको यहाँ चलना है कि यहाँ चलना है, इसलिए सिलेक्शन स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो यहाँ चलेगा, फॉल्स है तो यहाँ पर चलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ हो गया, हमारा इफ एल्स हो गया। फिर हमारा इफ एल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इफ मल्टीपल इफ कैसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर काफ़ी सारे इफ लगा देता हूँ। मैंने एक ए लिया, मैंने एक इंट माना ए, मैंने कराया सीन ए, मैंने ये सीन करा लिया। अगर ए 1 है तो Cout मंडे, अगर A2 है Cout ट्यूसडे,
एंड सो ऑन अप टिल अगर ए 7 है डबल इक्वल टू, अगर ए 7 है देन सी आउट संडे। तो हमारा एक बेसिक सा कोड है जो हमारा डे नंबर लेगा और उसके बाद हमें बताएगा कि कौन सा डे उस दिन है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या संडे। ठीक है, तो इस कोड में अब देखते हैं कैसे चलेगा। मान लो किसी ने ए की वैल्यू डाली 2, ए आ गया 2, तो उसने चेक करा इफ ए इक्वल्स टू 1, क्या ए 1 के इक्वल है, क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं है तो ये नहीं चला। तो वो क्या करेगा, स्किप करके ब्रैकेट के बाद आ गया। फिर एक और इफ आया, अब उसने इसमें चेक करा क्या ए 2 के बराबर है, हाँ है, ये चल गया, ठीक है चल गया। अब ये बाद में आया इफ इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पर चेक करेगा कि ठीक है, नहीं, उसको स्किप करके ब्रैकेट के बाद आएगा। फिर इफ ए इक्वल्स टू 4 उसको चेक करेगा कि वो इक्वल है, नहीं, फिर वो ब्रैकेट के बाद आएगा। इक्वल टू 5 पे चेक करेगा, नहीं, फिर उसके ब्रैकेट के बाद आएगा। 6 पे चेक करेगा, नहीं, ब्रैकेट के बाद आएगा। 7 पे चेक करेगा, नहीं, ब्रैकेट के बाद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखा आपने क्या खराब हुई, एक बार जब 2 के बाद आ गया आंसर तो सबको क्यों चेक कर रहा है, ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना। एक बार यहाँ पर 2 से चेक कर लिया तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मम्मी ने आपसे आगे पूछा कि पराठे पर खाने हैं, तुमने बोला हाँ, उसके साथ कौन सी सब्जी खानी है, आलू की सब्जी खानी है, हाँ, फिर और सब्जी, पनीर की सब्जी खानी है, तुमने बोला नहीं, राजमा खाने हैं, अलग अलग तुम्हें ऑप्शन दे जाए और एंड तक जितने ऑप्शन है वो हो गए। तो ऐसा मम्मी का मूड बहुत कम होता है। इस दिन मम्मी की जो फेवरेट कैरेक्टर होती है वो 5वीं बार मर के 8वीं बार जिंदा हो चुकी होती है। ठीक है, इंडियन सीरियल्स टिपिकल। तो उस केस में यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है। ऐसी अगर एक बार सब्जी पता चल गई तो बाकी पूछनी क्यों है। ठीक है, एक फाइनल हो गया, एक डे फाइनल हो गया तो बाकी डे चेक ही क्यों करने हैं। अगर मेरे को पता है मंडे हो गया तो ऑब्वियसली इनमें से कोई नहीं होगा, तो मंडे हो गया तो मंडे ठीक है, बाकी क्यों चल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास आता है एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, इफ एल्स इफ एल्स। और एक मैं एल्स का कंडीशन यहाँ बना देता हूँ। अब मान लो कोई महान लोग तो हैं, इंडिया वाले हैं, ए की वैल्यू 1 to 7 डालने के बोली थी, कोई आके 23 डाल गया। ठीक है, इंडिया वाले ऐसे ही करते हैं। तो अगर 1 to 7 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कुछ आ जाए एल्स, तो हम सी आउट कर देते हैं कि भाई 1 to 7 डाल। ठीक है, तो अगर कोई इसके अलावा डाले तो उसको बोलते हैं भाई 1 to 7 में डाल। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था, ये सब नहीं चलना। ये सब नहीं चलना मतलब ऐसा नहीं कि ये चले ही ना, इसको हटा दूं। मतलब कि अगर ये हो गया तो ये सब ना चले, ये हो गया तो उसके बाद वाले ना चले, थर्ड हो गया तो उसके बाद वाले ना चले। तो उस केस में हमारा होता है एल्स इफ। इफ के बाद हम यहाँ लगा देता हूँ एल्स इफ, यहाँ से जितने आएंगे वो सारे एल्स इफ। ठीक है, 5 6 तक एल्स इफ, 7 भी एल्स इफ। अब ये क्या है, ये है इफ ए इक्वल टू 1 मंडे। अगर मैंने ए की वैल्यू 2 डाली, वो यहाँ आया, उसने चेक करा क्या 2 = 1 है, नहीं, ठीक है, इसको स्किप मारा। एल्स इफ पे आया, क्या इक्वल टू 2 है, हाँ है, ट्रू हो गया। अब इसके बाद वो इस पे आएगा ही नहीं क्योंकि एल्स इफ है। उसके बाद सीधा एल्स के बाद भी निकल जाएगा यहाँ। तो अब ये पूरी बॉडी एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जहाँ एक करेक्ट हुआ वो सीधा एल्स के बाद, अगर कोई भी करेक्ट नहीं हुआ तो एल्स चल के फिर बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वो वाला टाइम बच गया। अब ये बाकी 3 4 5 6 7 से चेक ही नहीं कर रहा। तो ये आइडियल केस है जब मम्मी का मूड नॉर्मल होता है। मम्मी एक सब्जी पूछती है, चल ठीक है, दूसरी पूछती है, खा लिया, ठीक है, ये खाएगा, हाँ, तो बाकी फिर पूछा ही नहीं, नॉर्मली बन गया। लेकिन है मम्मी की भी एक लिमिट होती है। अब तुम नखरे दिखाए जा रहे हो, नहीं ये भी नहीं खाऊंगा, 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 तो एंड में जाके मम्मी बना देंगी बैंगन का भरता, वो तुम्हें खानी पड़ेगा एल्स। ठीक है, तो हमारा इफ एल्स हो गया। फिर आता है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ है या उसके अंदर एक और लगा दो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक इफ, उसके अंदर कुछ कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, उसके अंदर एक और इफ लगा रखा है हमने। अब मान लो इस इफ का भी कोई एल्स इफ भी लगा रखा है हमने, इस इफ का, और फिर इन दोनों का एक एल्स पार्ट भी है और इसका ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इफ के अंदर इफ है। तो ये क्या केस है, ये वो वाला केस है जैसे मेहमान आए, मम्मी ने पूछा कि आप चाय पियोगे, उन्होंने बोला हाँ, ट्रू, तो चाय में चीनी डालनी है, शक्कर डालना है और कुछ भी नहीं डालना, तो खाली छोड़नी है। ठीक है, उन्होंने बोला मान लो चीनी डालनी है। अब इसके अंदर हम और केसेस बना सकते हैं।
कि कितनी डालनी है, बहुत ज़्यादा, मीडियम या लो, 3 केसेस में बन गए। शक्कर में 3 केसेस बन गए, हाई मीडियम लो। कुछ नहीं में फिर बोल दिया अच्छा चीनी नहीं तो साथ में कोई मिठाई चाहिए। तो ऐसे इफ़ के अंदर भी बनते जा रहे हैं, मल्टीपल केसेस बनते जा रहे हैं, तो ये हमारा नेस्टेड इफ हो जाता है। तो नेस्टेड इफ का एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ नंबर से। मान लो हमने एक सी ने कराया, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए इवन नंबर है या ऑड नंबर है, और हमें ये भी चेक करना है कि ए 1 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 9। अगर ए 9 से बड़ा है तो इसका मतलब वो 2 डिजिट है। लेकिन मेरे को इसके साथ साथ क्या चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इवन है या ऑड है। अब इवन ऑड चेक करने के लिए मैं कैसे चेक करूंगा, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में कैसे चेक करते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके चेक करा कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो यानी ये इवन था। तब क्या सी आउट कर दे, 2 डिजिट का क्योंकि इवन। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो और क्या रिमाइंडर आ सकता है, 1 आ सकता है, और उस केस में वो क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं एक एल्स बना देता हूँ जिसमें 2 डिजिट ऑड होगा। अब मैं एक 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट का केस बना देता हूँ, इफ ए इज स्मॉलर देन 9। लेकिन इसका मैं एक केस और बना देता हूँ कि 0 से बड़ा है, कहीं नेगेटिव ना हो जाए, एंड ए इज ग्रेटर देन -1। या फिर आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है। इफ a% 2 is 0, सी आउट 1 डिजिट इवन। ये हम क्या चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, 2 से रिमाइंडर 0 है नहीं, वो इवन है, तो 1 डिजिट इवन। और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यानी वो ऑड था, तो हमने लिख दिया 1 डिजिट ऑड। तो यहाँ पे ऐसे हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर ली, इफ के अंदर और इफ के अंदर और इफ। अब ये इफ है, हमें एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर वो 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली 1 डिजिट नहीं होगा, तो यानी अगर ये चल जाए तो ये ना चले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं एलसीएफ बना दूंगा। ठीक है, तो मैं एक एल्स केस भी बना सकता हूँ। वो एल्स केस क्या होगा, अगर किसी बंदे ने नेगेटिव डाल दिया, एल्स अगर इसे नेगेटिव डाला है तो भाई, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, एल्स यहाँ से यहाँ है कंटिन्यूशन में, सी आउट दफा हो जा। ठीक है, जो उसे डे मानते तो 7 से जा डाल देता है, उससे हम नंबर मांग रहे हो नेगेटिव डाल रहे हैं तो उसको भगा दो यहाँ से। तो ये नेस्टेड इफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने वहाँ पर छोड़ा था जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। जब कंडीशन ऑपरेटर आया था, जब हमने इसको छोड़ दिया था, तो मैंने इसी टाइम के लिए छोड़ा था। देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ हमने वो छोड़ा था, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर हम। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा नाम से पता चल रहा है कंडीशन पे ही चलेगा, जैसे हमारा इफ एक कंडीशन पे चलता है, लेकिन ये एक ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कैसा दिखता है हमारा, वहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है। अभी वर्क कैसे करता है, जैसे मेरे को चेक करना था इवन ऑड का, तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। मैंने एक कैरेक्टर माना EO इवन ऑड। ठीक है, अगर नंबर इवन होगा तो मैं इसको E कर दूंगा, अगर ये ऑड होगा तो मैं इसको O कर दूंगा। वो देखते हैं कैसे है। तो पहला तरीका क्या है, मैं इफ चेक करता हूँ, जैसे हमारा नंबर भी हम यहाँ पे इंट ए को मैं सीन भी करा लेता हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ ए इवन है। ए इवन कैसे चेक करेंगे, %2 = 0। अगर A%2 = 0 यानी वो इवन था, देन EO = E, इवन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एल्स अगर 0 नहीं था तो EO = O, और उसके बाद मैं EO को सी आउट कर सकता हूँ। तो हमारा यहाँ पर कंडीशन वाला पार्ट देखा जाए तो कितना बड़ा है, इफ यहाँ से इतना। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ चेक करनी चाहिए, इवन है ऑड। अब हम इसी चीज़ को कंडीशन ऑपरेटर से करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है।
तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन एरी कंडीशन ऑपरेटर। ईओ किसके बराबर होना चाहिए? ईओ या तो इवन होगा या ऑड होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो ये कंडीशन सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन क्या है, ठीक है। अब अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये, अगर फॉल्स होगी तो ये, तो कंडीशन ऑपरेटर मैं लगा दूंगा इसके बीच में। कैसे लगेगा कंडीशन ऑपरेटर? यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ कॉलन। अब ये इतना गैप नहीं आएगा तो ऐसे इसको आप साथ साथ में लिख दो, और ये पार्ट आपका इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो ये आपका हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन। इसमें होगा क्या? पहले कंडीशन, फिर ट्रू का केस, फिर फॉल्स का केस। पहले कंडीशन, फिर ट्रू का केस, फिर फॉल्स का केस। कंडीशन चेक हुई। अब मान लो हमने किसी ने ए डाल दिया ऊपर से 5, ये हमारा पार्ट सेम है इतना, ये यहीं पे आएगा। अब देखो कंडीशन वाला पार्ट, ईओ इसमें अगर ट्रू, अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो ईओ ई हो जाएगा, अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो ईओ हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये सेम चीज़ इफ एल्स में लिखी थी, 4 लाइन की थी, ठीक है। तो कंडीशन ऑपरेटर बड़ी चीज़ों को छोटा ज़रूर कर देता है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर पाएगा। जैसे हमने इफ एल्स का नेस्टेड इफ बनाया था, नेस्टेड इफ इसमें बन तो जाएगा, नेस्टेड कंडीशन इसमें बन जाएगी, लेकिन वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ भी एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, इसमें भी कंडीशन रखनी पड़ेगी, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, एम्बिगिटी बढ़ जाएगी। अगर मेरे को वैसा कंडीशन चाहिए बहुत सारे इफ, तो इसमें सिर्फ हम 2 ही केस ले पाते हैं, ट्रू और फॉल्स का। इसमें हम मल्टीपल कंडीशन नहीं ले पाते, तो ये कंडीशन ऑपरेटर का एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर बहुत सिंपल केसेज हैं, जैसे ऑड इवन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उस केस में कंडीशन ऑपरेटर एक लाइन में हमारा काम कर देता है। तो ये कंडीशन ऑपरेटर का क्वेश्चन अब किस टाइप से आता है? इसका क्वेश्चन आएगा आपका आउटपुट फाइंडिंग का। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, इंट बी, ए को मान लो मैंने कर दिया 5, ठीक है, सी इन बी, ए इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क बी ए, सी आउट ए। तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम देंगे वो, ठीक है, एक एग्जांपल है पेपर में आया हुआ, एक प्रोग्राम देंगे। अब वो बोलेंगे कि एक यूज़र ने बी की 3 वैल्यू डाली, उसने बी की 3 वैल्यूज़ क्या क्या डाली? एक बार उसने बी की वैल्यू डाली 7, एक बार उसने बी की वैल्यू डाली 5, और एक बार बी की वैल्यू उसने डाली 3। तो इन तीनों केसेस में क्या अलग अलग आउटपुट बनेंगे वो हमें बता रहा है। मान लेते हैं जब उसने बी की वैल्यू 7 डाली तो इन सीन में बी 7 आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ऑपरेटर देखो कैसे लग रहा है। ए इक्वल्स टू, एक कंडीशन चेक होगी, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ए जो है वो ए के इक्वल ही हो जाएगा। तो कंडीशन चेक हुई, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं है, 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो फॉल्स वाली कंडीशन, तो ए इक्वल टू ए हो गया। ए इक्वल टू ए मतलब जो ए था वो ए ही रहा, तो हमारा सी आउट ए होगा, तो आंसर आएगा 5। तो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा 5। जब बी की वैल्यू 5 आई, यहाँ चेक हुआ इज ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं, 5 5 से बड़ा नहीं है, तो अगेन फॉल्स की कंडीशन, तो ए गोज टू ए। ए कितना था? 5 था, तो मेरा अगेन आउटपुट जो है वो 5 ही आएगा। 3, इस बार बी की वैल्यू 3 आई, ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 जो है वो 3 से बड़ा है? हाँ है, तो इस बार ट्रू का केस चलेगा, यानी ए की वैल्यू इस बार बी के इक्वल आएगी, और बी कितना है हमारा 3। सी आउट जब ए करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब ये सिंपल था क्योंकि हमने ये समझ लिया कि कंडीशन ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, ट्रू का केस, फॉल्स का केस, तो ये समझना ईजी है। वो इसको कंफ्यूजिंग कैसे बनाएंगे? वो ऐसे कर देंगे, तो भी कंफ्यूजिंग हो गया। ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क बी, कॉलन खाली छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रू का केस तो ये ही, और अगर फॉल्स का केस आएगा तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे हमारा इफ, खाली इफ छोड़ा था, अगर इफ कर दिया उसके बाद हम अगर एल्स ना लगाए तो एक तरह से ये केस हो गया। अगर हम एल्स वाला पार्ट लिखते हैं तो एक तरह से ये वाला केस हो गया। कॉलन के बाद कुछ लिखेंगे तो फॉल्स का केस, कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा फॉल्स में, सिर्फ ट्रू वाला चलेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, खाली छोड़ के गलत तो नहीं कर दिया। काफ़ी बच्चे यहाँ करते हैं खाली दे रखा है तो कहीं गलत क्वेश्चन तो नहीं दे दिया हमें, ठीक है। तो ये हमारा होगा कंडीशन ऑपरेटर। आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन आता है कंडीशन ऑपरेटर में से, कोई हेडर फाइल वगैरह नहीं जरूरत पड़ती इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमें दे रखा है स्विच। स्विच हमारा यूज होता है कंडीशंस के लिए। अगेन इसमें कैसे कंडीशन चेक होंगी? स्विच हमारा होगा, आपके सामने सारे ऑप्शन ला के रख दिए जाएंगे, ठीक है। मम्मी ने इस बार क्या करा, जैसे अब इस बार मम्मी ने इस बार तुम्हारे सामने रेस्टोरेंट है, मेन्यू ला के रख दिया, जो चूज़ करना है उठा लो, ठीक है। तो स्विच भी कुछ इस तरह ही काम करेगा।
अब मान लेते हैं हमें बताना है अगेन हमारा मंडे ट्यूसडे वाला एग्जांपल। तो एक इंटीजर है हमारा ए, हमने सीन ए कराया। हम नॉर्मली हम इसको इफ से कैसे करते हैं, हम इसमें लिखते हैं इफ ए इक्वल्स टू 1 मंडे, इफ ए इक्वल्स टू एल्स इफ, ताकि हम सारे वो केसेस स्किप हो जाए अगर एक बार ट्रू हो जाए। एल्स इफ ए इक्वल टू 2 ट्यूसडे, एल्स इफ ए इक्वल टू 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन। स्विच के केस में हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्विच। अब इसके अंदर हम वो वैल्यू डालेंगे जो हमें चेक करनी है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे ए, फिर लगाएंगे हम ब्रैकेट जहाँ तक हमारा स्विच चलने वाला है। ठीक है, अब ए की वैल्यू चेक करेंगे। फॉर ए की वैल्यू 1, तो हम इसमें बनाते हैं केस। केस मतलब जैसे केस 1, केस 2, केस 1, ये क्या पहला केस बन गया हमारा। पहले केस में हम किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, ए की वैल्यू किसके बराबर हो। अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर हो तो हमारा आंसर क्या है, सी आउट मंडे। अब मैं एक सेकंड केस बनाता हूँ, सेकंड केस बना दिया केस, ये सेकंड केस बन गया। सेकंड केस में मैं क्या चेक करूँगा, अगर ए की वैल्यू क्या हो 2, तो मैंने लिखा 2। यहाँ पर हम वो वैल्यू डालेंगे जो हमें चेक करनी है कि इसकी वैल्यू ये हो तो सी आउट। मैं नेक्स्ट केस बनाऊंगा, वैल्यू चेक करूंगा 3 के लिए वेडनेसडे, नेक्स्ट केस 4 के लिए थर्सडे, नेक्स्ट केस 5 के लिए वेडनेसडे, नेक्स्ट केस 6 के लिए एंड सो ऑन। केस 7 के लिए संडे। ठीक है, तो ये सारा हो गया। एक डिफ़ॉल्ट केस होता है इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है, जैसे उसमें एल्स था हमारा कि इन सब के अलावा कुछ डाल दे, जैसे हमारे पाखंडी बैठे हैं बड़े बड़े जो 7 के बाद भी कुछ डाल देते हैं, तो हमने 7 तक केस बना दिया। इसके बाद हमारा चलता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में वो आता है अगर ये सब नहीं है तो ये चलेगा। तो इस केस में हमें क्या कराना था कि भाई 1 to 7 डाल। ठीक है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट का केस हो गया। अब इसमें एक कमी क्या है, कमी तो नहीं है, मतलब इसमें एक एडिशन रह गया है। इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू आएगी, चेक करेगा क्या 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे एंड सो ऑन। अगर हमारा ए मान लो किसी ने 1 डाला, ए इक्वल्स टू 1 चेक हुआ, मंडे आ गया, फिर उसको 2 से चेक करेगा, फिर 3 से चेक करेगा, 4 से चेक करेगा। ये वही दिक्कत हो रही है जो इसमें हो रही थी, फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है वो बार बार चेक करने के लिए। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा करना है कि एक बार चेक होके और उसके बाद वो सबको स्किप करके आगे बढ़े। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट भी आपकी आगे आएगी कैसे होती है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई ठीक होगा हम प्रोग्राम को यहाँ से आगे जंप करा देंगे ये सब छोड़ के। ठीक है, तो जंप स्टेटमेंट देखेंगे कैसे काम करता है। तो ये हमारा हो गया स्विच। स्विच हमारा सिंपल होता है केसेस। अब जो हमें वैल्यू चेक करनी होती है, एक ही वैल्यू हमें यहाँ चेक करनी है। जैसे अगर मैं एक ऑड इवन वाला प्रोग्राम बनाना चाहूँ स्विच केस से, तो वो देखते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं हमारा इंट ए ही आ रहा है और हमें चेक करना है कि ए इवन है या ऑड। इसको हम स्विच से चेक करना चाहते हैं। ए आया, ए को हमने सीन कराया। अब हम रिमाइंडर चेक करेंगे a%2, हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, a%2 की वैल्यू चेक करेंगे ब्रैकेट। अगर a%2 की वैल्यू 0 है तो ये हमारा इवन हो गया, यानी जब इसकी वैल्यू क्या है 0 तब सी आउट इवन। और जब इसकी वैल्यू 1 है यानी ऑड का केस है, यानी इसकी वैल्यू 1 है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसमें ऑड करा देंगे हम। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया ऑड इवन का हमारा स्विच से। तो ऐसा नहीं है स्विच के अंदर हम सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, स्विच के अंदर हम कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कैरेक्टर मान लिया, एक कैरेक्टर ए, सीन ए कराया, स्विच ए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए हमारा वॉवल है कि कॉन्सोनेंट, तो केस ए, अगर ए हो तो सी आउट वॉवल, केस आई हो तो सी आउट वॉवल। और इसको मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ेगा क्योंकि ये कैरेक्टर है। केस ई, केस ओ, केस यू, उन सब के लिए सी आउट हमारा वॉवल। और डिफ़ॉल्ट में हम डाल देंगे सी आउट कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, केस ए सी आउट वॉवल, केस आई सी आउट वॉवल, केस ई सी आउट वॉवल। इन सबको ऐसे लिखने की जगह में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, ये कॉलन है, सेमीकॉलन नहीं है, केस यू। तो इन सब का आउटपुट हम एक ही बारे में लिख देंगे। ठीक है, सी आउट। अब सारे वॉवल है ना, सबके केसेस के लिए वॉवल। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक एक के लिए वॉवल करते हैं, तो हमने पांचों को एक ही में कंबाइन केस कर दिया ऐसे और सी आउट वॉवल कर दिया। और अगर कुछ भी ना हो इन सब में से,
एल्स केस हमारा डिफ़ॉल्ट केस, तो उसमें क्या हो, सी आउट कॉन्सोनेंट। ये हमारा जैसे इफ़ का एल्स होता है, यहाँ पर हमारे स्विच केस में डिफ़ॉल्ट चलता है। तो हमने पढ़ लिया स्विच केस पढ़ लिया, इफ एल्स कंडीशनल। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करेंगे वो इफ एल्स यूज़ करेंगे, और कुछ जगहों पे हम स्विच केस यूज़ करेंगे, कंडीशनल लगभग ना के बराबर। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारा हो चुका है। अब हम कुछ करते हैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स, कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो हम चेक करते हैं, टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट। तो ये तो हमने कर ही लिया यार, नंबर इवन नहीं है और है तो कैसे चेक करते हैं, 2 से उसका रिमाइंडर कर लेंगे, अगर 0 आ रहा होगा तो इवन है, अगर नहीं आ रहा होगा तो ऑड होगा। इफ से भी कर लिया था हमने, कंडीशनल से भी कर लिया और स्विच से भी कर लिया, तो तीनों से आप इसको अपने आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन आपका बेसिक 4 फंक्शन कैलकुलेटर यूजिंग इफ, स्विच और कंडीशनल, तीनों से हमें करना है। 4 फंक्शन कैलकुलेटर हमारा क्या होगा, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हमारे फंक्शंस हो। तो इसको हम करते हैं, तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ, फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खोल लिया टेक्स्ट एडिटर। सो सबसे पहले हमें अपनी मेन हेडर फाइल चाहिए, iostream.h। ट्रबो के केस में मैं क्लियर स्क्रीन होगा ch भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें conio.h भी चाहिए, तो इंक्लूड conio.h। ठीक है, void main हमारा मेन फंक्शन। अब इसके बाद 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाना है हमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो उसके लिए मैं एक सिंबल लूँगा, करेक्टर हमारा सिंबल। ठीक है, सिंबल में क्या होगा, सिंबल के अंदर हम अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चेक करेंगे इनमें से कौन सा है। ठीक है, फिर हम 2 नंबर ले लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो हमारे 2 नंबर हो गए। ठीक है, अब नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर हम जो भी सिंबल आएगा उसके हिसाब से ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर्स ले लेता हूँ, तो मैं प्रोग्राम को बोलता हूँ सी आउट प्लीज़ एंटर द नंबर्स। अब वो नंबर्स डालेंगे, सीन नंबर 1 नंबर 2, 2 नंबर आ गए मेरे पास। अब हम उनको बोलेंगे प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स हम लिख देते हैं कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और हमारा डिवाइड। ठीक है, अब वो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, तो CN हमारा सिंबल आ गया, जो भी उन्होंने सिंबल डाला। अब उस सिंबल के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे, एक इफ लगाते हैं, इफ सिंबल इज टू प्लस, यानी उसने प्लस डाला है हमारे यूज़र ने, तब क्या हो, सी आउट नंबर 1 प्लस नंबर 2, और दोनों का सम सी आउट हो जाएगा। इसका एल्स इफ अगर ये ना हो, अगर नॉर्मली इफ लगा देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर वो रिपीटिशन बचाने के लिए, ताकि बार बार चेक ना करें, एल्स इफ लगाते हैं। अगर ये ना हो तो सिंबल, अगर मान लेते हैं माइनस है, ये नहीं है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि करेक्टर की बात चल रही है, तब क्या सी आउट हो जाए, नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब हम इसमें एक केस और बना सकते हैं कि अगर नंबर 2 बड़ा है, नंबर 1 बड़ा है, तो उसको भी इग्नोर करके चल रहे हैं। एल्स इफ अगर सिंबल डाले हैं मल्टीप्लाई, then सी आउट नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ठीक है, और लास्ट केस एल्स इफ अगर हमने, हमारा जो सिंबल आया है वो आया है डिवाइड का सिंबल, इसको टू डिवाइड। इस केस में क्या करना है, हमें डिवाइड करके हमें आंसर दिखा देना है, नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे 4 फंक्शन हो गए। एक चौथा केस अनाडियो के लिए, जो पता है आपको, कुछ भी डाल देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सी आउट प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। ओके, और इसके आगे एक बढ़िया सी स्माइल दे देनी है। ऑलराइट, तो हमारा प्रोग्राम हो गया, और हमारा टर्बो है तो उसके अंदर हमें गेट ch भी करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं टर्बो स्टार्ट करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है। तो हमने टर्बो खोल लिया है अपना। अब इसमें मैं अपनी फ़ाइल खोल लेता हूँ, क्वेश्चन, ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। एक इसमें यहाँ सी आउट के बाद एक सेमीकोलन लगाना भूल गए हम। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग, ओके, यहाँ भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं। एंटर द नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर डालता हूँ 10 और 2। अब इनमें से हमें कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो पहले मैं प्लस सेलेक्ट करता हूँ, तो आंसर 12 आ गया। अगर मैं इसको दोबारा रन करके, ओह क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया हमने,
क्लियर स्क्रीन गोज हेयर। ठीक है, अब मैं दोबारा से नंबर डालता हूँ, अगेन 10 और 2 डाल के देखते हैं। इस बार माइनस करना है तो मैंने डाल दिया ऑपरेटर माइनस, तो माइनस करके 8 आंसर आ गया। ठीक चल रहा है अभी तक। एक बार मल्टीप्लाई और देख लेते हैं। 10 2 ऑपरेटर डाल दिया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगेन रन। 10 2 से डिवाइड भी ठीक करके जा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग में हमारी प्रॉब्लम है, ये स्पेसेस में, तो यहाँ पर इक्वल स्पेस हम दे देंगे अपने आप। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब इक्वल स्पेस्ड है। तो हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर हो गया जो हमने यूज़ करके बनाया इफ एल्स से। अब इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं वापस चलता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे। ठीक है, एक बार इसको ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर में अब हमारा इतना प्रोग्राम तो सेम रहेगा जहाँ तक हमने सिंबल और अपने नंबर ले लिए हैं। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कंडीशनल ऑपरेटर से ट्राई करता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर में मैं एक टर्म और ले लेता हूँ जिससे मेरे लिए और इजी हो जाए ये। मैं एक टर्म ले लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू, अगर सिंबल इक्वल टू है प्लस, तो रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट हो जाए हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2, और वरना कुछ ना हो। ठीक है, रिजल्ट ये स्किप कर देना भाई। अगर सिंबल है हमारा माइनस, उस केस में क्या हो, नंबर 1 माइनस नंबर 2। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। अगर हमारा सिंबल है सपोज मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, मेरा सिंबल है डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो जाए, और लास्ट में हम अपने रिजल्ट को सी आउट करा देंगे। और यहाँ पे हम एक सेंटेंस भी लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन ऑपरेटर हो गया। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं यार, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव। अब टर्बो खोल के देखते हैं। तो टर्बो खुल गया हमारा, इसके अंदर मैं अपना वो डालता हूँ क्वेश्चन नाम से, ये हमारा कोड है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग सिंटैक्स, ओके, यहाँ पर हमने वो लगाया ना, इनसा मेक एक्सप्रेशन सिंटैक्स, ओके। अब यहाँ पर टर्बो के अंदर एक प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि अगर प्लस ना हो तो क्या हो, तो रिजल्ट जो है वो खुद ही के इक्वल रहे, रिजल्ट के इक्वल ही रहे, वरना क्या होगा, अगर मान लो प्लस है, ठीक है, अब इसके अंदर हम छोड़ तो सकते नहीं है, इसके अंदर एल्स इफ वाला केस नहीं है। अगर प्लस नहीं है और इसने आके चेक करा माइनस नहीं है, तो इसके बाद आके यहाँ पर आके कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो इसलिए मैंने यहाँ रिजल्ट लगा दिया कि जो था ये वही रहे। अगर माइनस नहीं है तो रिजल्ट था यहाँ पर, ये रिजल्ट ही रहे अगर माइनस ना है तो। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं। 10 2 मैं प्लस डालता हूँ, आंसर 12 आ गया। ठीक है, तो ये ठीक चल रहा है, वही रिजल्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर सब पे हो जाएगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम, ये हमारा कंडीशन से हो गया, अब एक बार इसको स्विच से भी कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ, वहाँ जाके हम चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग का सारा सेम रहेगा, इतना पार्ट हमें चेंज करना है, और मैं पहले क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ यहाँ पर, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर हमारा सेमीकोलन मिसिंग था वो लग चुका है। ठीक है, अब स्विच केस, स्विच मैं यहाँ लगाता हूँ एक स्विच फॉर सिंबल के लिए। अगर सिंबल प्लस है तो कुछ, माइनस है तो कुछ, तो मैंने सिंबल के लिए स्विच लगाया, केस प्लस। अगर प्लस है, सॉरी, अगर प्लस है तो क्या हो, सी आउट नंबर 1 प्लस नंबर 2। वैसे हमने रिजल्ट ले रखा है तो हम यहाँ पे सीधा रिजल्ट ही कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस होगा तो हो गया, अगर माइनस होगा तो उस केस में यहाँ माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होगा उस केस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
और अगर डिवाइड होगा उस केस में यहाँ पर डिवाइड। और एक हमारा डिफ़ॉल्ट केस, इसमें लिख देते हैं कि भाई अब तू सुधर जा, तूने बहुत टेढ़े मेढ़े इनपुट दे लिए। ठीक है, तो हमारा हो गया। और लास्ट में हमें सी आउट रिजल्ट करा देना है, सी आउट आंसर रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं, फिर टर्बो में चला के देखते हैं क्या होता है। तो हमारा आ गया प्रोग्राम। अब देखते हैं इसको रन करके। मोस्ट प्रोबेबली ये गलत आंसर देगा, फिर मैं बताता हूँ क्यों। रन करा, नंबर डाले 10 2 प्लस डाला, देखो क्या आ रहा है भाई, सुधर जा आंसर 5। क्या हो रहा है? तो मैंने बताया था स्विच के अंदर, केस के अंदर एक चीज़ लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा, वो हम जंप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। तो होती है हमारी ब्रेक। मैं भी लगा देता हूँ। ये ब्रेक क्यों लगाया और ये करता क्या है वो आप जंप स्टेटमेंट में पढ़ लोगे। बस आपको हर केस के आगे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम पूरा ठीक चलेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, रन कर दिया। अरे भाई कहाँ से आ गया? रन। ठीक है, 10 2 यहाँ पे प्लस डाला, 12 आंसर ठीक आ गया। ठीक है, तो ब्रेक का क्या काम होता है यार, ये तो आपको जब भी समझ आएगा जब हम जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बाकी अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब भी आप स्विच केस लगाओगे तो हर केस के एंड में आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना वैसी दिक्कत आएगी, मल्टीपल केसेस के आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बेसिक 4 फंक्शन कैलकुलेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। ठीक है, तो इसके अंदर हमने तीनों से बनाया, इफ एल्स से ही बना लिया हमने, कंडीशन से ही बना लिया, स्विच से ही बना लिया। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्रामिंग अब आपको ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल में आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। आइटरेटिव स्टेटमेंट से हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि आइट्रेशन क्या होता है। आइट्रेशन इंग्लिश में रिपीटिशन, आइट्रेशन रिपीटिशन एक ही चीज़ होती है। तो अगर हमें कोई चीज़ प्रोग्राम के अंदर रिपीट करानी है, ठीक है, तो मान लेते हैं हमें 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, सी आउट 1 2 3 4 खुद बैठ के लिखते रहो। ठीक है, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के हम कुछ ऐसा कर दें कि प्रोग्राम अपने आप दिखाता रहे। जैसे कि एक नंबर ले, उसको एक एक करके बढ़ाता रहे, एक एक बार बढ़ाता रहे, 1 से 2 करता रहे, 1 से 3 2 से 3 करता रहे, और उसको सी आउट भी कराता रहे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा लूप काम आता है। या फिर मेरे को मान लो मेरे को 1000 स्टार बनाने हैं। ठीक है, मेरे को ऐसे करके 1000 स्टार बनाने हैं, तो 1000 लिख तो सकता नहीं हूँ मैं। तो उस केस में हमारा आता है लूप। लूप अपने 11 से पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। आइट्रेशन, रिपीटिशन, लूप, रिपीटिशन। तो हमारे 3 टाइप के लूप होते हैं। पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप, और तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, यहां पर हम लिखते हैं अपनी कंडीशन कि ये लूप कब तक चलेगा, कितना चलेगा। यहां पर जो उसके अंदर काम होना है, यहाँ पर हम कंडीशन डाल देंगे कितनी बार लूप चलाना है। वो कंडीशन कैसे डलेगी, आती है तो वेरी एंड गुड, नहीं आती तो अभी प्रोग्राम में देखते हैं। वाइल के अंदर यहाँ कंडीशन आती है। फॉर के अंदर क्या करते हैं, हम एक लिमिट बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलता रहे। वाइल के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन डाल देते हैं कि जब तक यह जब तक चलता रहे। जैसे नाम से क्लियर है ना वाइल, जैसे कि जब तक 9 बज रहे हैं, जब तक जितनी गेम खेलनी है खेल लो। और एक है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम है, गेम खेल लो। तो ये कुछ ऐसा है। और डू वाइल क्या होता है, डू वाइल आपका वाइल की तरह ही होता है, इसमें पहले डू आ जाता है और लास्ट में हमारा वाइल आ जाता है। तो डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल के अंदर मैंने मान लो मैंने एक इंटीजर लिया a और a को मैंने कर दिया 1। ठीक है, मैंने लिख दिया जब तक a 5 से छोटा है, और यहाँ मैं प्रोग्राम के अंदर उसको प्लस प्लस भी करा रहा हूँ और बाकी जो मेरे को काम करना है वो कर रहा हूँ। ठीक है, a1 आया, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ है। ठीक है, ये ट्रू है तो ये चलेगा, a प्लस प्लस। अब a2 हो गया, अभी भी छोटा है, जब तक 5 से छोटा है। ठीक है, वाइल जब तक 5 से छोटा है जब तक चलता रहेगा।
ठीक है, प्रोग्राम चला, अभी बढ़ के 3 हो गया, 5 से छोटा है। फिर प्रोग्राम चला, ये 4 हो गया, 5 से छोटा है, चला, अभी 5 हो गया, अभी 5 से छोटा नहीं रहा तो ये चलेगा नहीं, अभी यहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसमें क्या होता, पहले आया, चेक करा, चला, फिर चेक करा, चला, चेक करा, चला। डू वाइल में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारी वाइल के अंदर कंडीशन डाल दो, फॉर एग्जाम्पल ए लेस देन 5, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेमीकोलन नहीं आते, इसमें आता है। यहाँ मैंने लगा लिया फिर से एक इंट ए इक्वल्स टू 1, और यहाँ मैं इसको कोड के साथ अगेन प्लस प्लस कराता जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, वाइल ए स्मॉलर देन 5, इसमें A1 आया, पहले चल गया, फिर चेक कर रहा है। इसके अंदर क्या था, पहले चेक करेगा, ठीक है तो चलेगा, गलत है तो नहीं चलेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक ठीक है। इसमें क्या करेगा, इसमें पहले चल गया, फिर चेक कर रहा है, ठीक है तो दोबारा, गलत है तो नहीं। मतलब इसमें अगर ठीक होगा तो चलेगा, जब तक ठीक है चलता रहेगा। इसमें पहले चल जाएगा, फिर चेक करेगा कि ठीक है तो दोबारा, नहीं है तो आगे। यानी अगर गलत केस भी है ना दोनों में, तो ये गलत में एक भी बार नहीं चलेगा। अगर मान लो मैंने ए कर दिया 6 तो ये नहीं चला सीधा यहाँ, अगर मैंने इसमें A6 कर दिया तो एक बार तो चल जाएगा, पहले 6 के लिए भी चल जाएगा, फिर ये वाला चेक करेगा, अच्छा गलत था, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये डू और वाइल का अंतर होता है। और फॉर हमारा यहाँ पर कंडीशन डलती है रेंज वाली, वो भी हम प्रोग्राम करेंगे जब देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका आता है वाइल और डू वाइल के डिफरेंस पे आ सकता है, ऐसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको कर लेना है। और फॉर लूप का क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर लूप आपका प्रोग्रामिंग में आएगा। तो प्रोग्रामिंग हम देखते हैं फॉर लूप की कैसे होती है। तो प्रोग्राम टाइम है, पहला प्रोग्राम दे रखा है टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ अ यूजर एंटर नंबर। यूजर एक नंबर डालेगा, उसके पहले 10 मल्टीपल हमें निकालने हैं। तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने टेक्स्ट एडिटर खोल लिया एंड इंक्लूड, सबसे पहले है स्ट्रीम हमारे सी आउट के लिए stream.h, conio.h हमारी गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए हमारा मेन फंक्शन। स्क्रीन क्लियर करा दी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें पहले 10 मल्टीपल निकालने हैं एक नंबर के। तो एक इंटीजर ले लेते हैं नम, हमें इसके पहले 10 मल्टीपल निकालने हैं। तो मैं नम ले लेता हूँ यूज़र से, जैसे मैं इसको पहले बोल देता हूँ सी आउट प्लीज़ एंटर द नंबर, ठीक है, सीन कराया नम। अब हमारे पास नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके पहले 10 मल्टीपल निकालने हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप सी आउट करते रहो, सी आउट नम इंटू वन, फिर नीचे सी आउट नम इंटू 2, नम इंटू 3, ये पहला तरीका है। लेकिन ये हमें यूज़ नहीं करना, हमें लूप यूज़ करना है यहाँ पर। पहले हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करेंगे, हम एक कंडीशन रखेंगे, एक रेंज रखेंगे। तो फॉर के अंदर एक रेंज रखते हैं, मैंने लिखा फॉर। अब फॉर के अंदर मेरे को एक रेंज देनी पड़ेगी, उस रेंज के लिए मेरे को चाहिए एक नया इंटीजर, ठीक है, एक इंट i इक्वल्स टू 0। आई क्या है, ये आई वो इंटीजर है जो लूप के साथ चलेगा, और जैसे ही ये रेंज से बाहर होगा ये लूप खत्म हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। तो मैंने आई 0 करा, और उसके बाद मैंने आई को डाल दिया जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हमें पहले 10 मल्टीपल चाहिए। जैसे ये 10 पे पहुंचे, जब ये बंद हो जाए और ये आई बढ़ता रहे एक एक करके हर लूप के साथ, तो मैं यहीं पे इसको बढ़ावा देता हूँ साथ में। मैं इसको इसके लूप के अंदर भी बढ़ा सकता हूँ, ये लूप की बॉडी में इसके अंदर भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी लिख दिया तो ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को इसका टेबल प्रिंट कराना है, पहले 10 मल्टीपल प्रिंट कराने हैं। तो क्या प्रिंट कराना है, नम इंटू आई, ठीक है, और एक न्यू लाइन के साथ साथ। बस हमारा प्रोग्राम हो गया, एंड गेट सी एच, ताकि प्रोग्राम रुका रहे। तो अब इससे क्या होगा, इंट 0 10, 0 से लेकर 10 तक चलेगा। पहले नम इंटू 0, अगर आपको 0 नहीं दिखाना तो हम इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि टेबल 1 से ही स्टार्ट होता है। तो नंबर यूज़र ने दिया, सी इन कर दिया नंबर यहाँ पे। फॉर इंटू आई से लेकर 1 से लेकर 10 तक चला, तो 1 पहले मल्टीप्लाई 1 करके दिखा दिया, न्यू लाइन। फिर आई एक बढ़ गया, ये जो हमने लास्ट में लिखा है, इससे एक आई बढ़ जाएगा, आई 2 हो गया। अब नम इंटू 2 दिखा दिया, फिर ऊपर आया, क्योंकि अभी आई 10 तक पहुँचा ही नहीं है, जब तक 10 तक नहीं पहुँच जाएगा रिपीट करता रहेगा। 2 से बढ़ के 3 हो गया, अगेन नम इंटू 3, फिर ऊपर आया, क्योंकि अभी भी 10 तक नहीं पहुँचा, फिर ये 4 हो जाएगा, नम इंटू 4, 5, नम इंटू 5, 9 नम। अब जब ये 9 तक पहुँचेगा तो नम इंटू 9, अभी बढ़ के 10 हो गया, तो अभी 10 तक पहुंच गए, और यहाँ पर कंडीशन में इक्वल टू भी है, तो ये 10 के लिए भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू है, ठीक है। 10 हो गया, नम इंटू 10, अभी बढ़ के 11 हुआ, लेकिन अभी 10 से छोटा नहीं रहा, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, तो अभी बाहर आ जाएगा और गेट सी एस, तो 11 तक नहीं पहुँचेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और फिर देखते हैं हम टर्बो के अंदर क्या आता है। सेव, तो मैंने खोल लिया प्रोग्राम, अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
प्लीज़ एंटर द नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 8 नंबर डालता हूँ और ये हमारा 8 का टेबल आ गया एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बहुत ईजी है, लूप बेसिक लूप्स हैं। एक बार अब इस प्रोग्राम को हम 20 तक कर देते हैं तो क्या चेंज आता है, तो इस बार 20 तक टेबल आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 का, तो ये हमारा 20 तक टेबल आ गया। सिंपल है यार, बेसिक्स हैं तो लूप के। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है टू फाइंड समेशन ऑफ अ यूजर एंटर नंबर यूजिंग फॉर वाइल डू वाइल। एक नंबर यूजर एंटर नंबर है, हमें उसका समेशन निकालना है। समेशन आपने पढ़ा था ना, सिग्मा, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, सिग्मा समेशन, तो हमें वो निकालना है एक नंबर का। तो समेशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस नंबर का सम निकालना पड़ेगा 0 से लेकर उस नंबर तक, 0 + 1 + 2 + 3 उस नंबर तक। मान लो n नंबर है तो n नंबर तक उसका सम निकालना पड़ेगा। सम या फिर बोल लो समेशन या फिर बोल लो सिग्मा। ठीक है, अगर मेरे को किसी n नंबर का निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस n नंबर का सम करना पड़ेगा 0 से, ठीक है, n तक इसका सम करना पड़ेगा। तो ये लूप से हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक नया नंबर ले लूँगा, ठीक है, उस नंबर के अंदर पहले 0 प्लस करूँगा। मान लो ये i था, फिर i को बढ़ा के फिर o प्लस करूँगा, फिर i को एक और बढ़ा के फिर o प्लस करूँगा, और i को कहाँ तक बढ़ाऊँगा, n तक, और उसको एक नए नंबर के अंदर जोड़ता जाऊँगा। ठीक है, और जब ये सारे एक नंबर के अंदर जुड़ जाएंगे तो वो नंबर हमारा समेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लूप से ट्राई करते हैं, और इसे हम तीनों लूप से करेंगे, फॉर वाइल और डू वाइल से। तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल iostream.h गेट ch, और हमारे क्लियर स्क्रीन के लिए conio.h। ये पेपर में आपको conio.h लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में क्लियर स्क्रीन की गेट ch की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ प्रोग्राम चाहिए होता है, लेकिन हम टर्बो में टेस्ट कर रहे हैं इसलिए। वाइड मेन हमारा मेन फंक्शन, स्क्रीन क्लियर करा दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है यूज़र से। ठीक है, और एक नंबर चाहिए जिसके अंदर हम इस सबको सम करके स्टोर करते जाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं इंट सम। ठीक है, और एक हमें लूप के लिए इंटीजर चाहिए जो हम वहीं पर फॉर के अंदर ही कर लेंगे। फॉर इंट आई, अभी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये आई स्टार्ट हुआ 0 से। ठीक है, आई कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो आई <= क्योंकि n तक जा रहा है, = n, और आई एक एक करके बढ़ता रहेगा, पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और n तक, तो आई ++। अब क्या करना है, इस आई को, और यहाँ पे हमने नम सीन में ले लेना है, तो प्लीज़ एंटर द नंबर। तो इसको नम कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस आई को सम के अंदर जोड़ते जाना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, सम के अंदर आई को जोड़ते जाना है। तो यानी सम = जो सम पहले था, सम = सम में जो पहले था ऑलरेडी, और उसके अंदर आई और जुड़ता जाए, +i। तो क्लियर है, सम के अंदर सम तो है ही और आई जुड़ता जाए। जैसे कि सम मान लो यहाँ तक आते आते हमारा 3 हो गया, अब 3 के अंदर 3 और जुड़ जाए, तो सम = 3 + 3 6 हो जाए। अब सम 6 हो गया, तो सम = 6 + नेक्स्ट 4, यानी सम और जो सम था और फिर उसके अंदर नया ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये हमें बेसिक को चलाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पहला लूप चलेगा, सम = सम + i, जब i की वैल्यू 0 होगी तो सम = सम + i, तो i की वैल्यू 0 होगी, सम = सम + 0। तो उस वक्त यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे तो हमने सम की तो हमने कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी, तो यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, तो हमारा आंसर बेकार हो जाएगा उससे। तो हम यहाँ पर सम को पहले भी 0 ही कर देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हमारा आंसर ना बिगड़े। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सम को यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, सम 0 हो गया, अब वो सम होते होते वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, सी आउट समेशन इज सम। इसको सेव करता हूँ और अब टर्बो चला के देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम आ गया है, और समेशन सी नहीं, समेशन इस, इसको रन करके देखते हैं।
एंटर द नंबर, फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा नंबर डालता हूँ 3। ओह गेट सी एच नहीं कराया इसलिए रुक नहीं रहा। रन करते हैं, एंटर द नंबर 5, समीशन इज 15। तो 5 का समीशन देखोगे तो 15 ही आता है। इसका क्या खासियत है, हम बड़े से बड़ा नंबर इसके अंदर निकाल सकते हैं। 1000 डाल दोगे उसका भी अपने आप निकाल के दे देगा। तो प्रोग्राम का काम ही ये होता है। अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर की जगह वाइल से करके देखते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ, इसमें अब इतना पार्ट चेंज हो जाएगा और ये सम इज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको वाइल से करता हूँ। वाइल इंट आई, कब तक, जब तक वो n तक ना पहुँच जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, और आई को एक एक बढ़ाते भी रहना है वरना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, चलता ही रहेगा। आई आया 0 और वो 0 ही है, वो 0 n से छोटा ही है, वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को आई को एक एक बढ़ाना पड़ेगा। फॉर में वो हम वहीं बढ़ा देते थे, इसमें हमें खुद से यहाँ पे अलग से बढ़ाना पड़ता है। तो इसको सेव कर देते हैं और जैसा होगा ऑब्वियसली चली जाना है। और अगर मैं इसको डू वाइल में करना चाहूँ तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा के यहाँ डू कर दूँगा और वाइल वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर एक सेमीकोलन, ये इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को इंट को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा वरना ये कहेगा कि इंट डिक्लेयर बाद में हुआ है, यूज़ पहले हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इंट आई पहले ही 0 कर देता हूँ। तो 0 से स्टार्ट होगा, सम ऐड हुआ, एक बढ़ेगा और जब तक कि आई स्मॉलर दैन इक्वल टू n है चलता रहेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये रहा हमारा पैटर्न, स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। इसको हमें प्रिंट कराना है। तो ये सिंपल है, ये अपन 11th में करते थे, अभी आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार इसको जल्दी से कर लेते हैं हम। एक इंटीजर लेते थे, इसको कहाँ तक चलाते हैं, 4 स्टार तक जा रहा है तो 4 तक चलाते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है। कितनी बार, जितना ये लूप है। ठीक है, स्टार प्रिंट कराना है। स्टार कितनी बार प्रिंट कराना है, जितना आई है। अगर आई 1 है तो एक बार, 2 है तो 2 बार। तो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर देता हूँ 0 की जगह। 1 है तो एक बार प्रिंट कराना है, आई 2 हो जाएगा तो 2 बार प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मेरे को एक और लूप चाहिए होगा, तो मैंने एक और लूप बना दिया जो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई तक। आई 1 है तो 1 तक, आई 2 है तो 2 तक, और ये हमारा प्रिंट कराता रहेगा। सी आउट स्टार कराता रहेगा। अब आई 1 होगा तो एक स्टार प्रिंट करा देगा और उसके बाद हमें न्यू लाइन में जाना है, तो एक स्टार प्रिंट करा के न्यू लाइन हो जाए। फिर आई 2 होगा तो आई 2 होगा, अब ये जे यहाँ आई होगा तो ये जे हमारा आई तक चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये 2 तक चलकर 2 बार स्टार प्रिंट करा देगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। ये इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पर स्टार दबा दिया। तो अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार प्रिंट करेगा और उसके बाद हमें एक न्यू लाइन भी चाहिए कि अब अगली लाइन से स्टार्ट हो जो नेक्स्ट हो। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ \n। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टार का पैटर्न प्रिंट कर देगा। 11th में आप कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा स्टार वाला प्रोग्राम हो गया। तो सिंपल है यार, ये तो बेसिक प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, आपका सारा 11th का रिवीजन ही चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल, जंप स्टेटमेंट्स। पहला हमने देख लिया सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो हमारा कुछ सिलेक्शन करने के बाद आगे बढ़ता था। फिर हमने देखा आइटरेटिव स्टेटमेंट, जो कुछ कंडीशन के बाद उसको जो कंट्रोल आ रहा था उसको वहीं लूप कर दिया था। पहले में कहता कुछ सिलेक्शन करके वो आगे बढ़ता, ये है तो ये है तो ये है तो ये। आइटरेटिव में क्या हुआ, कुछ आया और फिर उसको लूप कर दिया वहीं। जंप स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, एक पॉइंट के बाद उसको कूदा देगा, जंप मार देगा। कुछ इतना बीच का कोड स्किप कर दिया, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी कूद सकता है। तो क्या ये जंपिंग होती है। तो ये जंपिंग हम किससे करते हैं, 3 है हमारे पास, गो टू, दूसरा हमारा ब्रेक और तीसरा हमारा कंटिन्यू। तो गो टू क्या होता है, मान लो आपका कोई भी कोड लिखा हुआ है, जैसे एक सिंपल सा कोड देखते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, कुछ भी बना दिया, मान लो सी आउट, कुछ भी बना रहे हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो गया, सी इन आई आ गया, लूप चला दिया फालतू में। ठीक है, और मैंने यहाँ सीन के नीचे एक एक्स लगा रखा था। ये एक्स क्या था, ये हमारा एक टैग था गो टू के लिए। अब ये एक्स भी हो सकता है, वाई, ए, बी, सी, कोई भी वेरिएबल का नाम।
जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम दे सकते थे ना, वो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। बस ये देख लेना कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, यहाँ आप आई नहीं करोगे, आई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्स कर दिया। अब अगर मैं आगे प्रोग्राम में, चलो हमारा फिर कुछ भी चल रहा है, सी आउट सी इन। अब इस चलते प्रोग्राम में मैंने यहाँ कर दिया अगर गो टू एक्स, यानी भाई एक्स पर जा, गो टू एक्स पर जा, तो ये प्रोग्राम आगे ना बढ़ के वापस एक्स पे जाएगा और यहाँ से फिर से चलेगा दोबारा, ठीक है। तो हमारे गो टू स्टेटमेंट ने ये जंप कराया, ये जंपिंग हो गई, और ये आपको आती होगी यार ऑलरेडी, और इसमें सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जंपिंग ही होती है। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है आपको, मान लो अगर यहाँ पर मैंने लिखा गो टू एक्स और एक्स जो है वो यहाँ पर है, तो जंप तो ये जब भी कर जाएगा, ठीक है, जंप तो ये जब भी कर जाएगा। और मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो मैं करता हूँ सी आउट आई, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आई आएगा कि नहीं आएगा, तो आई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो था वो यहाँ से आकर इतने पार्ट में तो चला ही नहीं जहाँ पर आई डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ पर आई बन रहा था, उस पार्ट में प्रोग्राम चला ही नहीं, यहाँ पर आके सीधा यहाँ आ गया, अब उसको पता ही नहीं आई है क्या, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन प्रोग्राम चल ही नहीं रहा था उस वक्त, इस वक्त तो जंप मार ली इसने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना गो टू का होता है। ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक और कंटिन्यू आपके एक लूप के अंदर यूज होते हैं। कैसे? जैसे आपका एक फॉर लूप चल रहा है इंट आई से, ठीक है, मान लेते हैं आई स्मॉलर देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मान लो इसके अंदर अपना काम चल रहा है सारा, एक कंडीशन लगाई, इफ आई इज गोस टू 7। मान लो मेरे को ये लूप जो है वो सिर्फ 0 से 10 तक तो चलाना था, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू 7 के लिए नहीं चलाना था। तो मैं क्या करूँगा, अगर आई 7 हो जाए, इसको मैं स्टार्टिंग में लगाता हूँ ताकि चले ही ना कुछ भी, ठीक है, यहाँ मैं लगाता हूँ इफ आई इज गोस टू 7। अगर आई 7 हो जाए, मैं क्या चाहता हूँ कि 0 से 10 में सबके लिए चले, बस 7 के लिए ना चले। तो इस केस में क्या हो, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इसको छोड़ और आगे बढ़, कंटिन्यू बोलते हैं ना, चल यार कोई नहीं कंटिन्यू कर, ठीक है, आई इक्वल टू 7 आ गया, कंटिन्यू कर, इसको छोड़, नेक्स्ट वाली बढ़, 8 से स्टार्ट कर। तो कंटिन्यू ये करता है हमारा। एक और जंपिंग हो गई है, इतना पार्ट छोड़ के जंप मार के 8 पे आ गया, ठीक है, तो हमारा कंटिन्यू हो गया। और ब्रेक कैसे वर्क करता है, ब्रेक में यार क्या होगा, अगर मैं इस कंटिन्यू की जगह ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, मान लो हमारा काम चल रहा है, मैं लिख दिया ब्रेक, तब क्या होगा, कंटिन्यू हमारा क्या करता है कि छोड़ यार कंटिन्यू कर, यानी 7 के लिए छोड़ दे और आगे 8 से स्टार्ट कर। ब्रेक क्या करेगा, भाग गया से निकल सीधा बाहर, ब्रेक करते ही लूप से सीधा बाहर, ठीक है। कंटिन्यू क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर केस के लिए, उस पर्टिकुलर जो वाला लूप चल रहा है, जो वाली इटरेशन चल रही है, उस वाली करंट रिपीटिशन के लिए छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाओ। और ब्रेक क्या करता है, पूरा लूप ही छोड़ के बाहर आ जाओ। इसलिए याद है हम स्विच में हमने ब्रेक लगाया था, उसका काम क्या था, जैसे ही कोई सा भी एक केस ट्रू हो बाहर आ जाओ, पूरे स्विच से बाहर आ जाता था वो ब्रेक करके। जो भी केस ट्रू हुआ, पहला नहीं हुआ ठीक है, दूसरा ट्रू हुआ ब्रेक बाहर, पहला ट्रू हुआ ब्रेक बाहर, बाकी के सारे छोड़ दें। अगर ब्रेक नहीं करते तो फिर वो सारे चेक करने लग जाता था। तो ये हमारा ब्रेक हो गया और ये कंटिन्यू हो गया। ये दोबारा हमारी जंप स्टेटमेंट है। कंटिन्यू ने जंप कैसे कराया, उस केस के लिए छोड़ के अगले केस पे आ गया। ब्रेक ने कैसे जंप कराया, आगे का सारा छोड़ के सीधा बाहर आ गया। तो हमारे ब्रेक और कंटिन्यू और गो टू हमने देख लिया जंप स्टेटमेंट। तो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है। 3 ही पढ़ने थे हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल में।